नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में और प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में खुद का नाम एक अच्छा खासा लेवल में लेके आए। क्योंकि कंपनी में पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था और धीरे-धीरे करके कंपनी एक अच्छा खासा बिज़नेस को स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया और खुद का जो मतलब पोर्टफोलियो है उसको भी चेंज किया और आज इस कंपनी एक अच्छा खासा लेवल में है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए, ऐसे कुछ बैंकिंग के बारे में बता दीजिए, जो कंपनी अच्छा खासा काम तो कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दे पाए फ्यूचर में। तो ऐसे जुड़े हुए कंपनीज के बारे में आज बात करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर जरूर कर लीजिएगा, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है फेडरल बैंक। आप देख सकते हैं फेडरल बैंक जो है वो एक प्राइवेट बैंक के हिसाब से जाना जाता है। देखिए कंपनी के ऊपर में जब से स्टडी कर रहा हूँ तब से मैं देखूँ तो इस कंपनी के 20,000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैप था। मतलब मार्केट कैप 20,000 करोड़ के भी नीचे था। आज कंपनी 30,000 करोड़ भी पहुंचने वाले हैं। तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी में पहले से ही स्टडी कर रहा था और इस कंपनी के ऊपर मैं पहले पहले से ही बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में मुझे कुछ स्टेन अच्छा लगा जिसके ऊपर मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात, कंपनी क्या है, 52 वीक के हाई में आसपास है। क्योंकि इसका जो रेंज है, यहाँ पे रेंज आपको दिख रहा है 52 वीक के हाई हाई के आसपास है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है तो इसका मतलब कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक करने वाला है। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी 365 डेज में अराउंड आपको 40% का रिटर्न दिया। एक मंथ में कुछ भी नहीं दिया। अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है तो उस हिसाब से देखा तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। फिर भी कंपनी 40% रिटर्न आपको एक साल में दिया। और भी क्या चाहिए, और क्या चाहिए? अगर लोग एक साल के लिए कोई भी मान के चलिए, कोई भी बैंकिंग में कोई भी एफडी कर लेते हैं एक दो साल के लिए, तो वहाँ पे भी इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। वहाँ पे 5 से 7% का रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, 5 से 6% के आसपास। तो यहाँ पे तो 40% रिटर्न है। आप कहेंगे सर वहाँ पे तो मेरा पैसा सेफ रहेगा, यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है। देखिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। उसके लिए रिस्क आप लेने से पहले जो पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, वो जरूर देखिएगा। तो चलो डिटेल्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट आपको देखना है कि कंपनी में सही में डिलीवरी उठाया जा रहा है। आपको डेटा सबसे पहले देखना है किस तरीके से डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो उस डिलीवरी के रिपोर्ट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे इसका डिलीवरी रिपोर्ट क्या है। आपको डिलीवरी रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी अच्छा खासा तो यहाँ पे डिलीवरी उठा रहा है, मगर उतना ज्यादा मतलब प्रेशर डिलीवरी नहीं है। प्रेशर डिलीवरी मतलब क्या है, मैं हमेशा देखता हूँ कोई भी कंपनी के 50 से 60% के ऊपर अगर डिलीवरी उठ रहा है तो मैं उस डिलीवरी को सबसे ज्यादा पॉजिटिव मानता हूँ। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 40%, 20%, 30% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है, ये जो डिलीवरी है, इस डिलीवरी को मैं जरूर कहूंगा, ये डिलीवरी जो है वो रिटेल पब्लिक के द्वारा उठाया जा रहा है। छोटा मोटा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर 50 से 60% तक डिलीवरी आपको देखने को मिलता तो मैं आपको जरूर कह पाता कि उसमें से रिटेल पब्लिक के से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहा है। तो यहाँ पे रिटेल पब्लिक खरीदारी कर रहा है, मतलब स्टॉक के ऊपर प्रेशर तो रहेंगे रहेंगे ही। अगर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे तो इस स्टॉक के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मार्केट कैप कितना, करीबन 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। कासा रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है 37 है। चलो कोई बात नहीं, 37% यहाँ पे कासा रेशियो से मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से पैसा बैंक के हाथ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 211 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो चलो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, मतलब एकदम हाई वैल्यूएशन में नहीं, एकदम अंडर वैल्यूड कंपनी अभी देखने को मिला। कॉस्ट ऑफ इनकम 53 है, अच्छी बात है। सी ए आर परसेंटेज 15% के आसपास है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। कभी भी वो पैसे की जरूरत होगा, रिटेल पब्लिक मतलब जितने सारे लोग बैंक में पैसा रखे हैं उसको भी पैसे की जरूरत होगा, इसलिए 9% के ऊपर आपको पैसा होना चाहिए।
ये आरबीआई का रूल्स है। तो इस कंपनी ने कितने रखे? करीबन 15% के आसपास। कोई बात नहीं, फिर भी ठीक-ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ एवरेज लेवल में है। इस पॉइंट का सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे जो हमेशा देखना है, वो है रेशियोज़। जो बेस्ट पॉइंट है, वो है कंपनी का एनपीए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम होता जा रहा है। इसका जो एनपीए जिस तरीके से गिर रहा है, वो एक दिन मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक को भी टक्कर दे पाएँगे। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए जो 1 साल का एनपीए है 0.86 के आसपास है। उसको भी टक्कर दे पाएँगे और थोड़ा-सा काम करे तो। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में है। हाँ, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो दिग्गज जो बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक तो उसके हिसाब से थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि 3 साढ़े 3% के आसपास अगर आपका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है तो ठीक-ठाक है। उससे थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा-सा कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी को ज़्यादा माना जाता है। आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या है? मान के चलिए आपने बैंक के पास पैसा रखा एज़ ए सेविंग अकाउंट में, एफडी में, करंट अकाउंट में, तो इस तरीके से जो मान के चलिए इंश्योरेंस भी किया, तो ये जो चीज़ आपने किया बैंक के माध्यम से, तो वो पैसा बैंक को आपको क्या इंटरेस्ट के हिसाब से वापस देना पड़ेगा, तो वो ही बैंक के लिए एक लायबिलिटीज़ है। मतलब वो ही बैंक के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। तो अभी देखना है कंपनी का पैग रेशियो क्या है, पैग रेशियो भी ठीक-ठाक है, 1% के नीचे है, तो सब कुछ डेटा पॉजिटिव देखने को मिला, तो इसीलिए मैं पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एंटर हो चुका था। अभी भी मैं इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एज़ ए लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा क्योंकि इस कंपनी का पैरामीटर अगर सही टाइम में, सही दिशा में चलते रहे तो। तो कंपनी के 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स हैं वो है इन्वेस्टर। देखिए एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक हर किसी के पास इंस्टीट्यूशन के पास इन्वेस्ट है। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा एफआईएस के पास जो होल्डिंग था वो थोड़ा-सा बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास जो होल्डिंग था उससे भी बढ़ा चुके हैं। पब्लिक के पास जो होल्डिंग था वो कम हो चुके हैं। जब कोई कंपनी के ऊपर पब्लिक शेयर बेच रहे हैं और इंस्टीट्यूशन माल खरीद रहे हैं तो आप भी उस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। उस कंपनी कुछ ना कुछ तो बड़े होने वाले हैं। देखिए पब्लिक के पास कितना इन्फॉर्मेशन रहेगा, आप लोग और हमारे पास कितना इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो हम लोगों को वेबसाइट से मिलते हैं, जो हम लोग को डेटा के आधार के हिसाब से मिलते हैं, सेबी के रूल्स के हिसाब से मिलते हैं, बीएससी एनएससी के वेबसाइट में मिलते हैं, वही डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। मगर कंपनी का के ऊपर एफआईएस और डीआईएस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके लिए कंपनी के पास जाकर उसका खुद का डेटा एनालिसिस करते हैं। उसका फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस करते हैं, कंपनी का बिज़नेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंपनी के अंदर सही में सब कुछ है कि नहीं है, सब कुछ देखता है। तो इसीलिए आप हमेशा फ़ोकस रखना इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो ऐसे 100% मतलब इस बात को मैं पॉज़िटिव भी नहीं मानूँगा क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जहाँ पे एफआईएस और डीएस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो किया है, मगर कंपनी में दम नहीं है। तो बहुत दिनों में वो लगातार गिरते जा रहा है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया, वो देख लीजिए। कंटिन्यूअसली रिटर्न तो आपको अच्छा खासा दिया है और चार्ट पैटर्न आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल दिखेगा। मैं आपको बोल चुका हूँ, कभी भी कोई पहले जो लेवल्स है, उस रेजिस्टेंस को कभी भी तोड़े। इस रेजिस्टेंस देखिए पहले यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, उसके बाद बिग सप्लाई ज़ोन, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी बना और उस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो मैं बोलता हूँ जब कोई लेवल 3 बार टच करे, 1, 2 और प्रीवियस 1 यहाँ पे एक 3 बार टच किए तो उस लेवल को हायर चांसेस होता है ब्रेकआउट होने का। तो ब्रेकआउट होने के बाद आप एंटर मत लीजिएगा। कब एंट्री लेना? जब उसको रिवर्सल करके फिर से री एंट्री आपको मिलेगा। फिर से कोई ग्रीन कैंडल आपको मिलेगा, वहाँ से एंट्री ले लेना और नेक्स्ट आपको जो टारगेट रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको टारगेट रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप एंट्री लिया होते तो 115 में एंट्री होता और आपका टारगेट होता 128। तो नेक्स्ट फिर से एक आपको मतलब बाइंग जोन यहाँ पे मिल रहा है। इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एंट्री जरूर यहाँ पे आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया और ये जो लेवल था एक कंपनी का सबसे हायर लेवल था। उस हायर लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया और मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है इस कैंडल के ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ। मगर मैं कहूँगा कोई भी बड़ा कैंडल आपको ब्रेकआउट देखने को मिला तो उसमें एंटर मत हो जाएगा। उसके ऊपर छोटा कैंडल अगर ब्रेकआउट होते हैं तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट बड़ा रहेगा। तो आप इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्यूचर में वो प्रीमियम को बन जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके।
मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।